यस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपका योगा का पेपर अच्छा गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 8वें पेपर यानी हिंदी भाषा शिक्षण की, जिसमें हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी थ्योरेटिकल होगी। साथ में मैं आपको आइडियाज़ बताऊंगा कैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि सभी क्वेश्चन टाइम रहते सॉल्व हो जाएं। 70 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर में कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें खालिस्तान, सही विकल्प और एक वाक्य में उत्तर आते हैं। 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं तो इनको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में हमारे लगभग 4 से 9 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं जिसकी शब्द लिमिट 30 होती है। 75 अंक के क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, 75 शब्द के। इसके अलावा 4 अंक के, 5 अंक के और 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पेपर चूंकि बड़ा है तो डिटेल में समझना जरूरी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे वर्णमाला, जो कि हिंदी भाषा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। देखिए, कहीं कहीं बुकों में अलग अलग डेटा मिल सकता है, इसलिए वीडियो देखकर ये बिल्कुल भी जज ना करें कि बताने वाले ने गलत बताया। देखिए, आपके सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको किसी बुक में दूसरा कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो हिंदी वर्णमाला में जो होता है, वर्णों की संख्या कुल 52 होती है, ये आपको पता होगा। इसमें टोटल 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं जिसे हम और आह कहते हैं, जबकि 33 व्यंजन होते हैं जो कि का से लेकर के हा तक होते हैं। इसके अलावा 2 उच्चिप्त व्यंजन होते हैं जिन्हें हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, जिसे हम ड़ा और ढा प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि आपके सामने हैं। देखिए, स्वर जो होते हैं कुल संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे। आ से लेकर के औ तक कुल 11 हमारे सामने स्वर होते हैं। अयोगवाह, जिसको वर्णमाला में अलग से स्थान दिया गया है, जिसे हम अलग से अनुस्वार भी कहते हैं, और विसर्ग, जिसे हम अयोगवाह की कैटेगरी में भी ऑलरेडी रखते हैं। तो ये 2 क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअली इनको को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। इसके अलावा व्यंजनों में 25 जो होते हैं कुल स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इन्हें हमने टोटल 5 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग के पहले अक्षर से उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे इस वर्ग में का, खा, गा, घा, ञ, ये 5 शब्द आपको दिख रहे होंगे, 5 वर्ण आपको दिख रहे होंगे। तो इस वर्ग का जो नाम है वो का से रखा गया है। दूसरे को हम चा, तीसरे को टा, चौथे को ता और 5वें को बा कहते हैं। याद करने का तरीका इनका इस प्रकार से होता है कि कचट तप जो है एक फॉर्मूला सजेस्ट किया जाता है विद्वानों के द्वारा, जो कि इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 11 अलावा होते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा और हमारे मुंह से जो है ऊष्मा पैदा होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इसके अलावा संयुक्त जो व्यंजन है वो भी संख्या में 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कई बार पूछ लिया जाता है कि किससे मिलकर के बना होता है। जैसे शाह है, ये 2 अन्य वर्णों से मिलकर के बना है। त्रा 2 अन्य वर्णों से मिलकर के बना, इसी प्रकार से ये दोनों भी। इसके अलावा आगत स्वर जो है, कई बार पूछा जाता है कि आगत स्वर क्या है, तो आगत स्वर आ होता है, इस प्रकार से बना हुआ है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर के 5 जो होते हैं आगत व्यंजन होते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो बोलें कि आगत वर्णों की संख्या कितनी है तो टोटल 6 है, क्योंकि वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। अगर हम इस आ को निकाल दें तो आगत व्यंजनों की संख्या बचती है, जो कि 5 है। आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे का, खा, गा, जा और फा, ये जो होते हैं 5 ये आगत व्यंजन है। लेकिन अगर पूछे कि आगत वर्ण कितने हैं तो उनकी संख्या कुल 6 हो जाएगी। इसके अलावा नुक्ता जो होते हैं वो 2 होते हैं, जिस कढ़ी और मढ़ी वाला, ठीक है, ये नुक्ता होते हैं 2। तो हम जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ क्लियर हो जाए कि मूल या मुख्य वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कब, जब हम इनको छोड़ दें, इन आह अयोगवाह को छोड़ दें, और ये जो मिश्रित वर्ण जो हैं इनको छोड़ दें। इसके अलावा उच्चिप्त व्यंजनों को छोड़ दें, तो कुल जो मुख्य वर्ण अगर पूछे तो संख्या 44। इसके अलावा पूछे उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं, तो वर्णों की संख्या 45 है। इनमें इनको जो है वो छोड़ दिया गया है। ऋषि को, आहा, क्षत्रिय, त्रा, ज्ञानी और श्रा, इनको छोड़ दिया गया है। 45 में 35 व्यंजन सम्मिलित हैं और 10 स्वर। इसके आधार पर अगर पूछे वर्ण तो 52 होते हैं। ये बात ध्यान से नोट करना, ये क्वेश्चन बनता है कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52,
जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। अगर पूछे मानक वर्णों की संख्या कितनी है तो भी 52 ही है, जिसमें ये सभी इंक्लूड हैं। इन्हीं को हम मानक वर्ण कहते हैं, या फिर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या भी 52 है। कुल वर्ण पूछे तब भी यही आएगा, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना करिए। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर कुल वर्णों की संख्या 11 होती है, जो आ से लेकर औ तक कुल मिलाकर के होते हैं। इनमें जो है पहले स्वरों की संख्या जो हुआ करती थी 13, क्योंकि पहले अयोगवाह अम और आहा को जोड़ा जाता था, लेकिन अब जो है इन्हें हटा दिया गया है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। देखिए, वर्णमाला का जो विभाजन किया जाता है वो 3 कैटेगरी के आधार पर किया गया है: स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या और अयोगवाह। तो ये जो होता है विभाजन का एक तरीका है। 2 अंक के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अयोगवाह क्या है। तो अयोगवाह हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यह स्वयं में अयोग्य है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी है। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, अयोगवाह, वाह का मतलब जो वहन करता है, किसी न किसी को कैरी कर रहा होता है। हिंदी वर्णमाला में इसके 2 रूप हैं, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार से होगा और अनुस्वार इस प्रकार से होगा। अनुस्वार का प्रयोग आप शब्दों में कुछ इस तरीके से करते हैं: कंगा, रंगून, तंदूर, लाइक दैट। जबकि विसर्ग जो है शब्दों के अंतर्गत इस तरीके से प्रयोग होता है, आपने देखा भी होगा। तो ये विसर्ग और अनुस्वार दोनों ही क्या कहलाते हैं? संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। आपके सिलेबस का क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बता दिए हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन मैंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपको बता ही दिए हैं। स्पर्श व्यंजन, जिनको बोलते समय हमारे मुंह का या तो जिह्वा हो या कंठ हो या होंठ हो, कुछ ना कुछ हिस्सा टच जरूर करता है, तो ये स्पर्श व्यंजन, इसीलिए हमें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब जिनकी ध्वनि हमारे कंठ के अंदर से निकलती है। और उसमें के व्यंजन जो सा, शा, शा और हा होते हैं, इनको जब आप अपने मुंह से बोल करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मैंने अभी जस्ट बताई है आपको। अब हम उठाते हैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, ताकि इस व्यंजन के एक सिनेरियो से आप बाहर आ जाओ, स्वर व्यंजन वाले, व्याकरण वाले, ताकि आपको थोड़ी सी बोरियत फील ना हो। इसलिए हम फ्रेश माइंड के लिए दूसरा टॉपिक उठाते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में, यानी जितने भी सरकारी काम हैं उनमें उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए भारत की जो राजभाषा है, यानी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, केवल क्या है? राजभाषा है। अब इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं हम, सह राजभाषा क्या होती है? तो सह राजभाषा क्या है? हमारी जो राजभाषा की जगह अल्टरनेटली यूज किया जाए, राजभाषा के साथ एक ऑप्शनल भाषा सह राजभाषा है या उपराजभाषा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश, जो कि कौन सी है? इंग्लिश है। अब अगली चीज क्या है? राष्ट्रभाषा, स्टेट लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज। वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र में अथवा देश द्वारा समझी या बोली जाती है, पूरे देश के द्वारा, तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, उस राष्ट्र के कल्चर से संबंधित होती है, पूरे देश की भाषा होती है। चूँकि हिंदी हमारी पूरे देश में ऑलमोस्ट बोली जाती है, लेकिन चूँकि साउथ में हिंदी का उपयोग बहुत कम है, इसी कारण विवादित तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया है। इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आता है, प्रादेशिक भाषा क्या है? फिर हम मातृभाषा को भी समझेंगे। प्रादेशिक भाषा किसी राज्य के क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में हिंदी आमतौर पर प्रादेशिक भाषा के रूप में देखी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली इस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाएगी? प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा है। भारत के विविध राज्यों और प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी प्रादेशिक भाषा है, गुजरात में गुजराती, तो राजस्थान में राजस्थानी, वहीं हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी। देखिए, मातृभाषा क्या है? तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपनी माँ का पड़ता है। बच्ची की जो पहली शिक्षक है अपनी माँ है, तो उसके संपर्क में रहने के कारण वो मम्मी के शब्दों को क्या है? ग्रहण करने लगता है, उसी प्रकार से वो ट्रीट करता है, तो वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए।
तो ये कैटेगरीज जो आपको दी गई हैं, इनके आधार पर आपको शब्दों का वर्गीकरण करना है। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द बताए गए हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के बताए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इस बार आने की पूरी संभावना बनती है। रूढ़ शब्द का मतलब वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी हम इन्हें तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, अपने आप में क्या है, पूर्ण है। जैसे माता है, माता को आप अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार से नहीं लिख सकते, अर्थ की जगह इसका अनर्थ हो जाएगा। तो वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण है, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिख रहा होगा। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ ही होता है जोड़ना या जुड़ा होना, अर्थात वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिले हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। नाम से बहुत स्पष्ट है, जैसे पाठशाला है, इसमें 2 शब्द के साथ साथ सार्थक शब्दों का योग है। जैसे पाठ का अपना मतलब है, शाला का अपना मतलब है। रसोई, घर, पान, बाला, इसमें हर चीज का अर्थ तो है लेकिन सार्थक अर्थ छुपा हुआ है। अब योग रूढ़ शब्द अलग मीनिंग देंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को नहीं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जलज, ये जल और जा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जल का अर्थ पानी होता है, जबकि जा का अर्थ होता है जन्म। तो जलज का अर्थ हुआ जल में जन्म लेने वाला, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है, कमल। अर्थात जो शब्द हमें दिया गया था वो शब्द वास्तव में इसका जो अर्थ है वो इसी में छुपा है, लेकिन जो शब्द सामने दिख रहा है वो हम नहीं मानेंगे। उसी तरह का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 10 आनन, जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण रहेगा ना, वो इसमें आपके सबसे ज़्यादा देखे जाएंगे। जैसे 10 आनन अर्थात 10 आनन, आनन मतलब हो गया सर, और 10 मतलब संख्या में जो 10 हो, अर्थात 10 आनन हो जिसके, यानी रावण। तो देखिए अभी हमने सब वो देखे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, लेकिन टोटल इसकी 4 कैटेगरी बताई गई हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर हमने देखे हैं 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि एक बार अगर इसका हम मोटा मोटा ओवरव्यू देख लें तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए अभी हमने देखा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वो व्युत्पत्ति है, ये उत्पत्ति है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, इसलिए हम ओवरव्यू देखेंगे। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं। यानी अगर हम संस्कृत भाषा को पढ़ें और हिंदी में जो तत्सम शब्द आए हैं उनको पढ़ें, हमें कुछ अंतर समझ में नहीं आता है। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के कहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदी में। तो ये होगा तत्सम। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, पहली प्रकार। दूसरा होता है तद्भव, शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द थे वो रूप परिवर्तन करते हुए हिंदी में आ गए, अर्थ वही रहेगा लेकिन शब्द का प्रोनाउंसिएशन और लिखावट बदल जाएगी। जैसे अग्नि की जगह क्या आ गया, आग आ गया, क्षेत्र की जगह खेत आ गया, रात्रि की जगह रात, सूर्य की जगह सूरज। ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। तीसरा प्रकार है देशज, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में उसी शब्द को कुछ और कहते हैं, शहरी क्षेत्र में उसी शब्द का दूसरा नाम होगा। तो कुछ क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण जो शब्द हमारे जुबान पर आ गए हैं उन्हें हमने देशज शब्द कह डाला। नाम से स्पष्ट है देसी शब्द या देशज शब्द। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये सब हमारी देसी भाषा के शब्द हैं। बेसिकली बुंदेलखंडी भाषा में हमारी ये क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित होते हैं इस प्रकार के शब्द। अगला है विदेशी या देसी विदेशज शब्द। देखिए विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में क्या होने लगे हैं, प्रयुक्त। विदेशी भाषियाँ हमारे जैसे पुर्तगाली लोग आए, डच लोग आए, अंग्रेज लोग आए, तो इनके संपर्क में अगर हमारे यहाँ ये शब्द प्रचलित हो गए हैं, उनके कुछ उदाहरण आपके सामने दिख रहे होंगे। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची। आजकल ये हमारे लिए आम शब्द हैं लेकिन ये हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। एक सूची आपके सामने दिख रही होगी, ये विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हम आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के ज़्यादातर शब्द आपने सुने होंगे, हम प्रयोग भी करते हैं। कुछ फारसी भाषा के शब्द हैं,
कुछ अरबी हैं, कुछ फ्रांसीसी हैं, तो कुछ जापानी हैं। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर ये कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द हैं। पहचानेंगे कैसे? जैसे कुत्ता क्या है? एक संज्ञा है। अगर कुत्ता को हम कुत्ते लिख दें, कुत्तों लिख दें, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। मैं को मैंने मुझे बोल दिया, हमें बोल दिया। अच्छा को हमने अच्छा बोल दिया, अच्छी बोल दिया, कुछ इस तरीके से। तो जो विकारी शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है, वो कौन कौन से शब्द हैं? वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसके विपरीत जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। जैसे कि विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के कुल होते हैं अविकारी शब्द। उदाहरण के लिए यहाँ चाहे मैं किसी लड़की के बारे में बात करूँ या लड़के के सेंस में बात करूँ, रहेगा वही। किंतु, नित्य और ये सब, इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये 4 जो आपको दिख रहे होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और नीचे के जो 4 दिख रहे होंगे, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। टोटल संख्या में 4 होते हैं, लेकिन हमें टोटल 8 नहीं लिखना है। अगर हमसे पूछे कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जिनका कुछ अर्थ बनता है, 2 प्रकार के होंगे। या तो अर्थ सार्थक बन सकता है या अर्थ निरर्थक। सार्थक का मतलब वो जिसका कोई सेंस बने, हमें समझ में आए। निरर्थक का मतलब हम कुछ भी बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है, ये होता है। जैसे मैंने बोला रोटी, पानी, ममता, डंडा, ये किसी संज्ञा का नाम है, ये किसी वस्तु का नाम है, ये किसी वस्तु का नाम है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बोटी, रोटी के साथ मैंने बोला बोटी, तो बोटी कोई शब्द नहीं है। वैसे है लेकिन हिंदी में नहीं है। पानी, वानी, डंडा, बंडा, ये क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सेंस समझ में आता नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द की कैटेगरी में आते हैं। तो शब्द भेद जब हम पढ़ते हैं तो 4 कैटेगरी हमने पढ़ी, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से। अब देखिए, हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा के हमें प्रकार और रूप भी पता होना जरूरी है। पूछ लिया जाता है भाषा के रूप बताइए। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है, यानी हम जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ ओरली, वो क्या है? मौखिक भाषा है। इसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए ध्वनि संकेतों के समूह को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हम ध्वनि संकेतों का उपयोग करते हैं आदान प्रदान करने के लिए। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा तो बिना किसी चिन्हों का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं। इसका उपयोग हम कहानी, भाषण, वाद विवाद, टेलीफोन आदि में कर सकते हैं। बात करते हैं लिखित भाषा की। भाषा के मौखिक रूप को स्थायी नहीं माना जाता। लिखित भाषा हमेशा मौजूद रहती है। भाषा का लिखित रूप विचारों के संचयन का माध्यम है। लिपि ने मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। जो लिपि होती है, हम जानेंगे क्या होती है, वो मौखिक भाषा को उस लिपि ने लिखित रूप प्रदान किया है, जिसे हम सुरक्षित रखा जा सकता है। और लिखित भाषा हमेशा आपकी मौजूद रहेगी। पत्र लेखन, किताब लेखन आदि में लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। बात करते हैं लिपि। तो देखिए, लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की जो व्यवस्था है, वो लिपि कहलाती है। जैसे कि हिंदी जो है वो देवनागरी भाषा में लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अब मुझे आप बताइए कि संस्कृत जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं भाषाई कौशल। तो देखिए, कौशल विकास भी पढ़ना है। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा कौशल का क्या मतलब है कि भाषा का प्रयोग आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। जैसे श्रवण कौशल, जो कि हम सुन करके कर सकते हैं। भाषण कौशल, जो कि हम बोल करके कर सकते हैं। वाचन कौशल, जो हम पढ़ते हैं। और लेखन वो, जो हम लिख करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं। भाषण कौशल अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आता है, यानी आप जो विचार प्रकट करते हैं वो बोलना हो गया। ग्रहणात्मक यानी रिसीव जब हम करते हैं किसी चीज़ को, तो वो है वाचन कौशल या पढ़ना कौशल। अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत ही लिखना आता है। हम लिखित रूप में अभिव्यक्ति देते हैं।
अब आपसे एक चीज़ और पूछी जाएगी कि भाषाई कौशल को सीखने के लिए विभिन्न विधियाँ, जैसे पूछ लिया जाता है कि श्रवण कौशल के विकास की विधियाँ, भाषण कौशल के विकास की विधियाँ, पठन कौशल के विकास की विधियाँ, तो वो भी हम कवर करेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा इजी है तो इनको हम स्किप करते हैं, बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना एक बार। तो अभी जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे ना वर्ण व्यवस्था में, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा समय लगे अगर बोलने में तो वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या केवल 4 है। जो छोटे छोटे होंगे ना शुरुआत के, जैसे आ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। इसमें ऋषि का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में भी किया जाता है, जैसे ऋषि ऋतु, किंतु इनका उच्चारण ऋषि ऋतु कहते हैं। यानी संस्कृत की ऋतु और हिंदी की ऋतु दोनों में ऋषि का इस्तेमाल किया जाता है, पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार होता है वो है दीर्घ स्वर। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। इनकी संख्या 7 है। वो चारों को छोड़कर जो ये बचे ना 7, वो दीर्घ स्वर हैं। अब एक जो हमारे सिलेबस में जनरली तो सम्मिलित नहीं है, लेकिन तीसरा प्रकार भी माना जाता है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी जो 4 स्वर हमने पढ़े थे, उनसे 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। इसका उच्चारण जनरली हम भाषा में करते नहीं हैं। लिखा हुआ है कि प्लुत स्वरों का उपयोग लगभग ना के बराबर होता है। अम आह स्वरों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, होता कहाँ है तो फिर प्लुत स्वरों का उपयोग? प्लुत स्वरों का उपयोग, जैसे मैंने किसी को पुकारा, जैसे मैं बोलूँ राम, तो राम प्लुत स्वर को मैं राम में जो है कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अगर मेरे को प्लस स्वर में लिखना है तो 3 का चिन्ह बना करके, क्योंकि मैं देर तक बोलूंगा राम, इसीलिए इनका उपयोग जनरली हम वार्तालाप में करते। देखिए, मैंने आपको व्यंजन भी पढ़ा है, उधर से हम दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच इसलिए हो जाते हैं ताकि आप बोर ना हो। आप सब स्पर्श व्यंजन के हम प्रकार समझते हैं। मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन इस प्रकार की ध्वनियों में जिह्वा का मुख विवर में ऊपरी भाग में कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। अभी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजन वो हैं जिनको बोलने में हमारी जिह्वा का कोई ना कोई भाग हमारे मुंह से जरूर टच हो रहा होता है। जैसे कंठस्थ कंठ व्यंजन है, का, खा, का, गा, का। इनको जब आप बोलेंगे तो आपकी ध्वनि सीधे कंठ से निकलेगी। तालव्य, जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जो तालु है, आपकी जो जीभ है, वो नीचे वाली तालु से जरूर टकराएगी। आप बोल के देख सकते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन्य, जब भी आप टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा बोलते हैं, आपकी जीभ का सामने वाला हिस्सा जरूर टकराता है आपकी तालु से। टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा। दंत का मतलब होता है कि जब दांत, इसमें दांतों का इस्तेमाल होता है बोलने में, और तो इनको बोलते समय आपके दांतों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और होता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब आपके होठों का इस्तेमाल जब होगा बोलते समय तो वो होंगे ओष्ठ स्वर, ओष्ठ व्यंजन। दूसरे हमने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या मैंने आपको 4 बताई थी, 11 अलावा। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन मैं बता चुका हूँ, ऊष्मा निकलती है जिनको बोलते समय। और आगत व्यंजन, जो फारसी भाषा के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, वो हैं जा और फा। आगत व्यंजन बोले हैं मैंने। संयुक्त व्यंजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। देखिए, अब हम भाषा कौशल में वाचन के अंतर्गत, मैंने बताया था आपको वाचन कौशल, सस्वर वाचन पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सस्वर वाचन क्या होता है। सस्वर वाचन का अर्थ, जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को समझने के लिए हम ध्वनात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वो सस्वर वाचन है। जैसे हम हमारे टीचर कुछ कविता वगैरह पढ़ा रहे हैं और उसी कविता को हम उनके साथ दोहरा रहे हैं, तो वो क्या है, सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के उद्देश्य मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़ लेना। वाचन पर बाल्यावस्था में ही माता पिता व शिक्षकों के द्वारा उचित ध्यान दिया जाए तो वह प्रभावी एवं त्रुटि रहित होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर बोल रहा है और हम उसके साथ दोहराते जा रहे हैं और उसकी अभ्यास करते जा रहे हैं, तो हमें इससे संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। शुद्धोच्चारण करके योग बनाया जा सकता है। ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर जो है पढ़ा सकते हैं। सस्वर वाचन क्या है, सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है, सस्वर वाचन की कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं, ये सब आप अपने हिसाब से बना। देखिए, इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत
D.ed के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सस्वर वाचन के उद्देश्य पर अध्यापक की क्या दृष्टि होनी चाहिए? तो बस वही सब दृष्टि होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी कैसे अच्छे से सीख सके और गलतियां ना करे। पूछ ले सस्वर वाचन के गुण क्या होते हैं तो लिख देना। जैसे ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग सही करें। जैसे एक आपने सुना होगा, अगर मैं बोलूं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो यानी किसी को रोकने की बात हो रही है। अब इसी को अगर मैंने विराम चिन्ह का उपयोग यहाँ किया तो क्या बोलेगा? रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया, यानी आप उसको मत रोको जाने दो। इस प्रकार से इनके अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए विराम चिन्हों का उपयोग वाचन में बहुत अच्छे से करना चाहिए। सस्वर वाचन के दो भेद बताए हैं, एक आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है। डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख। अब दूसरा प्रकार जो आता है वाचन का वो होता है मौन वाचन। एक सस्वर वाचन हो गया, दूसरा आता है मौन वाचन। इसका अर्थ और महत्व समझाइए। तो लिखित पाठ को बिना ओंठ हिलाए मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। इंग्लिश में भी आप लोग पेपर में साइलेंट रीडिंग क्वेश्चन आया था, आपने करा भी होगा, तो बस साइलेंट रीडिंग का ही हिंदी रूप क्या है? मौन वाचन। उसमें जो लिखा था उसको हिंदी में आप लिख देना। कम समय में अधिक वाचन हो सकता है। इसमें चूंकि हम शांति से पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अच्छे से होता है। सभी विषयों को हम संश्लेषित डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। मौन वाचन में विषय को आत्मसात करने में अधिक सहायता मिलती है। मौन वाचन से पास के लोगों के कार्यों में ध्यान में कोई बाधा नहीं आती। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बनेगा भाषा कौशल विकास से, चाहे उसमें वो लेखन कौशल पूछ ले, लेखन कौशल की विशेषताएं, लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल की विधियां, या फिर पूछ ले पठन कौशल की। तो हम ज़्यादा अभी टारगेट कर रहे हैं लेखन कौशल की, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आए हैं और आ सकते हैं। लेखन कौशल या लेखन शिक्षण के गुण लिखिए। लेखन हमेशा सुंदर, स्पष्ट, सुडौल होना चाहिए। लेखन में प्रभावशीलता, क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा एवं शैली में प्रभाव होना चाहिए, यानी इफेक्टिव होनी चाहिए। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए और अभिव्यक्ति जो हो वो संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। लेखन कौशल विकास की विधियां, शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी को, छोटे बच्चों को शिक्षक जो है पढ़ाता है। पहली विधि हम पढ़ रहे हैं मोंटेसरी। तो मोंटेसरी जो है एक लेखन की विधि है। इसमें कैसे काम होता है देखते हैं। मोंटेसरी लेखन शिक्षण की एक विधि है जिसमें आँख का, कान और हाथ तीनों का समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसके हिसाब से पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाने के लिए कहा जाता है। पेंसिल प्रायः रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना प्रारंभ कर देता है। देखिए, लकड़ी के गत्ते पर जो उभरे हुए अक्षर हैं उनको सबसे पहले हाथ फेरने का अभ्यास दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से उस पर पेंसिल चलाएगा, फिर वो किसी कॉपी या नोटबुक में उनको लिखेगा। ये है मोंटेसरी विधि। दूसरी लेखन की जो विधि है वो है रूप रेखानुकरण विधि, या इसको हम रेखा चित्र अनुसरण विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक श्याम पट्टे या स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है। फिर उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आते हैं। तीसरी जो विधि है वह स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये विधियां देखिए 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, कृपया ध्यान से पढ़ें। स्वतंत्र अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक जो है या तो ब्लैक बोर्ड पर या फिर अभ्यास पुस्तिका या स्लेट में अक्षरों को लिख देता है। फिर इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाने के लिए कहता है। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना क्या है सीख जाते हैं। देखिए, एक विधि है जेकोटॉट विधि, या फिर अगर आप ये विधि ना करें तो एक विधि है पारंपरिक विधि। मैं आपको बता दूं, परंपरागत जो विधि है उसमें सबसे पहले टीचर आपको वर्ण सिखाएगा, जिसमें आपको स्वर व्यंजन सिखाएगा। फिर इसके बाद में वो आपको शब्द भेद समझाएगा। शब्द के बाद में आपको वाक्य रचना देगा। तो ये परंपरागत विधि जो है ये काफ़ी प्रभावी भी है और ज़्यादातर स्कूलों में ये पढ़ाई भी जाती है। तो अगर आपको ये जेकोटॉट विधि लग रही है तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैंने आपको एक विधि बता दी। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि लेखन के कितने प्रकार होते हैं।
तो 3 तो प्रकार होते हैं, जिसमें सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। नाम से स्पष्ट है, बारी बारी से समझते हैं। सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं, अर्थात हम सुंदर राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं तो वही सुलेख है। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिखावट खराब ना हो पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। एक एजुकेटेड पर्सन की पहचान सुलेख है। अनुलेख का मतलब होता है किसी लिखावट का हूबहू अनुसरण करना। किसी ने आपको लिख करके दे दिया, आप उसको सीधे सीधे टीप रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो क्या है? अनुलेख है। डिटेल में पढ़ लेना आप। श्रुतलेख का मतलब होता है सुन कर के लिखना। अध्यापक बोल रहा है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या कॉपी में लिख रहे हैं, तो वो श्रुतलेख है। एक बात जरूर याद रखना कि श्रुतलेख में जो महत्वता है वो किस पर दी जाती है। श्रुतलेख हमेशा वर्तनी शिक्षण के लिए दिया जाता है। याद रखना, जब आपको टीचर बोल कर लिखवाते थे बचपन में, फिर आपसे वो लिखवाने के बाद कॉपी चेक करते थे ताकि आपकी वर्तनी खराब ना हो। इंग्लिश के पेपर में जब आपने प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर दिया था तो आपने उसमें क्वेश्चन आया था मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिकता। उसी का फॉर्मेट आपको हिंदी के सामने है। समझते हैं क्या होती है? जैसे अगर किसी बच्चे के घर पर तेलुगु, उर्दू या कोई अन्य भाषा बोली जा रही है तो स्कूल में होने वाली पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो बच्चे के लिए स्कूल में समायोजन करना काफ़ी मुश्किल है अगर उसको अपनी भाषा में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो। जैसे तेलुगु में अगर वो उसकी जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है तेलुगु और पढ़ाई हो रही इंग्लिश में, तो उसको दिक्कत जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे के घर में गुजराती, मराठी या हिंदी बोली जा रही है और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश है, तो ऐसे में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आ जाता है। धीरे धीरे उसमें कुशलता का एक स्तर हासिल हो जाता है। अगर एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकार किया जाए और उसे रोजमर्रा के जीवन में स्थान दे दिया जाए, तो यही क्या है? बहुभाषिकता। जैसे अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने इंग्लिश का पेपर दिया, तो ये क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म। क्योंकि बाल्यावस्था, बाल विकास में हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर बात करा था, जो कि पियाजे की संक्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। हिंदी के सिलेबस में भी वो सम्मिलित है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। आपको वैसे भी पता होगा कि इसकी 4 अवस्थाएं जो थी एक संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक बार ये पढ़ के चले जाना, अच्छा रहता है। अब बात करते हैं भाषा क्या है। तो भाषा जो है वो इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। भाषा ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भाव, इच्छा दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है। दूसरे के विचार, भाव, इच्छा ग्रहण करना भी क्या है? भाषा है। पूछा जाता है कि भाषा की परिभाषाएं किन्हीं महापुरुषों के अनुसार लिखिए। तो स्वीड के अनुसार भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। विकल्प में यह सही विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिनकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाए, क्या है? भाषा। इन सबको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या अर्थ है और उसके प्रकार लिखिए। चलिए देखते हैं। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में अध्यापकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अवधि में चलती है। ये निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण में, शैक्षिक स्तर का आकलन करने में, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पेपर में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से देखना। मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं। पहला होता है संरचनात्मक, ये जिसको हम निर्माणात्मक भी कहते हैं। दूसरा होता है योगात्मक। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण की विशेषताएं, व्याकरण शिक्षण की विधियां। सीधा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से पढ़ें। व्याकरण भाषा का एक शरीर विज्ञान है। व्याकरण विश्लेषण करता है। गद्य साहित्य का आधार व्याकरण है। भाषा की पूर्णता के लिए पढ़ना, लिखना, सुनना तथा सुनाना, इन कौशलों की शुद्धता व्याकरण के नियमों से आती है। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक तथा अनुशासक है।
व्याकरण भाषण की शुद्धता का साधन है, साध्य नहीं है। व्याकरण से भाषा की मित व्ययता यानी जो खत्म होती है, बाकी संरचना शुद्धता उस भाषा के व्याकरण से होती है। व्याकरण शिक्षण की विधियों की विवेचना कीजिए। विधियों के नाम है आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि और प्रयोग विधि। डिटेल में तो आगमन विधि में सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? आगमन विधि में शिक्षक उदाहरण प्रदर्शन, उदाहरण देगा। सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से नियम निकालेगा। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। एक बात ध्यान रखना, पाणिनि ने इस विधि को आधार मानकर सूत्रों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। आगमन विधि के 4 पदों का अनुकरण करके छात्र व्याकरण के नियम समझ सकते हैं। अब 4 कौन कौन से पद होते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल में डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना। दूसरी होती है निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि से बिल्कुल उल्टी होती है, इसमें सूत्र विधि भी कहते हैं। इस विधि में 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक ये कि सूत्र शिक्षक छात्रों को पहले ही बता देते हैं। ये प्रैक्टिकली नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें पहले आपको सूत्र रटना होता है, उसके माध्यम से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सूत्रों को समझे बिना उन्हें कंठस्थ रटा दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, पहले नियम प्रस्तुत करके उदाहरण फिर बाद में इसमें समझा जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली विधि नहीं है। और ये केवल ज़्यादा डेवलप दिमाग के बच्चों के लिए है, हर कोई बच्चा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा है भाषा संसर्ग विधि। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृतियाँ, रचनाएं जो है वो बता देते हैं, जिससे छात्र भाषा का सही रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें भी बिना व्याकरण के सीखा जाता है। भाषा संसर्ग विधि केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा देती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए आगमन विधि की हमें मदद लेनी पड़ती है। तीसरी लास्ट है हमारी प्रयोग विधि। इस विधि में उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। प्रयोग विधि में विविध सोपानों का उपयोग किया जाता है। उदाहरणों की तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण, निष्कर्ष, प्रयोग इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो इसकी 2 से 3 वीडियो बनेंगी। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो को अभी यहीं मैं स्किप कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।